तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल में आज ममता बनर्जी 10:30 बजे लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। भाजपा के किसी भी नेता को ममता ने नहीं किया आमंत्रित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अलविदे की नमाज पर मस्जिद में योगी ने लगाई रोक। सिर्फ 5 लोगों को मस्जिद में अलविदे की नमाज पढ़ने की दी है योगी ने यूपी में इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से बौखलाई भाजपा, पहुंची सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति शासन लगाने की भाजपा ने बंगाल में की है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी अमित शाह को फिर से दिया चेतावनी। कहा अगर सरकार ने नहीं मानी हमारी बात तो यूपी में भी हराएंगे बीजेपी को चुनाव। गांव-गांव जाकर भाजपा के खिलाफ मांगेंगे वोट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर बरसे ओवैसी। बोले लोग की जान नहीं बच सकी तो फेल है बंगाल में ममता बनर्जी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर नीतीश को लगाई फटकार। कहा अगर आपसे नहीं संभला प्रदेश तो सेना को सौंप दे। जी दोस्तों, ये बड़ा ऐलान क्या है तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों। वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज बंगाल में सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। भाजपा के उड़े हो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज सुबह 10:45 पर बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लगातार तीसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रही ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में कोविड संकट के चलते कुछ ही लोग उपस्थित रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटा रखा गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 55 मिनट का होगा। सीएम ममता बनर्जी सुबह 10:25 पर कालीघाट स्थित अपने घर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रवाना होंगी। उनके साथ अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली, टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी और कई नेताओं को जो है किया जाएगा, लेकिन भाजपा नेताओं को यहां पर आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन जाएंगी। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी ने अलविदा की नमाज पढ़ने पर यूपी में लगाई रोक। सिर्फ मस्जिद में 5 लोग पढ़ सकेंगे नमाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रमजान के मौके पर होने वाले अलविदे की जुमे की नमाज पर मस्जिद में पढ़ने पर रोक लगा दी है और अलविदे की नमाज मस्जिद में सिर्फ अब 5 लोग ही पढ़ सकेंगे। इसका ऐलान इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों की भीड़ जुटने पर सख्त रोक योगी सरकार ने लगा रखी है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने 7 मई को होने वाली अलविदे की नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मौलाना ने कहा है कि अलविदे की नमाज भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अदा की जाएगी और मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलविदे की नमाज को अदा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें और किसी भी कीमत पर मस्जिद पर ना आए। मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही अलविदे की नमाज पढ़ेंगे। तो योगी सरकार ने यह बड़ा ऐलान आज कर दिया है और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया भी योगी सरकार के साथ है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। ममता बनर्जी को भाजपा नहीं बनने देगी मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार भाजपा नेताओं की मौत हो रही है और टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के कार्यालयों में आग लगा रहे हैं और दौड़ा कर भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। भाई आपको बता दें कि इसी हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने 2 याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति भयंकर हो गई है और यहाँ पर हिंसा लगातार बढ़ रही है, इसलिए सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि दाखिल हुई याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी याचिका में राज्य की स्थिति को नियंत्रण से बाहर बताते हुए भाजपा ने तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आज मसले पर पहली याचिका बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने दाखिल की है, जिसके बाद अब स्थिति भयंकर हो गई है। वहीं आज ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन भाजपा दूसरी ओर आज ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बंगाल से। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। अयोध्या के बाद भाजपा काशी और मथुरा में भी बुरी तरह से हारी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को अयोध्या के बाद काशी व मथुरा में भी बड़ा झटका लगा है और इन दोनों शहरों की जिला पंचायत की सीटों पर भाजपा पूरी तरह से हारी है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 40 में से 24 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया और भाजपा के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है संसदीय क्षेत्र बनारसी में ही भाजपा को बड़ा झटका लगा। वहीं आपको बता दें कि अब मथुरा में भी भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया और मथुरा में भाजपा को सिर्फ 9 सीटें मिली है, जबकि बसपा को 12 और समाजवादी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला है। उसके बाद नखलऊ में भी भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। नखलऊ में जिला पंचायत की 25 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली हैं, बसपा को 4 मिली हैं और भाजपा को 3 और 3 सीटों पर जो है निर्दलीय जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर में भी भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। गोरखपुर में 68 सीटों में से सिर्फ 20 सीटें भाजपा जीती है और समाजवादी पार्टी ने यहां पर 19 सीटें जीती हैं, जबकि 21 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। तो भाजपा का यूपी में सूपड़ा साफ हो गया है। बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा जिला पंचायत चुनाव में हारी है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर बिहार हाई कोर्ट ने नीतीश को लगाई फटकार, कहा नहीं संभल रहा प्रदेश तो सेना को सौंप दे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना पर पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगी है। सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि बार बार आदेश के बावजूद भी कोरोना की स्थिति बिहार में नहीं सुधर रही है। ये शर्म की बात है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधर रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं को सेना को सौंप दें। नीतीश कुमार से हाई कोर्ट काफी नाराज हुआ। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर कोर्ट लगातार नीतीश सरकार से कह रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाए या फिर यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया जाए, लेकिन नीतीश कुमार कोर्ट की बात नहीं सुन रहे हैं। इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा, कोरोना नहीं संभल रहा, तो आप बिहार को सेना को सौंप दें और सेना मैनेजमेंट करके यहां पर कोरोना को रोकेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर बरसे ओवैसी, कहा लोग की जान नहीं बचा पाई ममता बनर्जी तो फेल है वहां सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद प्रदेश में हिंसा भड़की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मतगणना के बाद उसके 9 कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में मार दिया है और बीजेपी के कार्यालयों में भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आग लगाई है। भैया आपको बता दें कि अब इसी हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोगों की जान बचाना ममता बनर्जी का पहला कर्तव्य है, लेकिन ममता बनर्जी ने जान बचाने की बजाय लोगों को यहां पर मरवाया है। ओवैसी ने आगे कहा है कि जीवन का अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने मौलिक कर्तव्य को निभाने में असफल हो रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम भारत के किसी भी हिस्से में लोगों के जीवन की सुरक्षा करने में किसी भी सरकार के विफल होने की निंदा करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा पर जो है ममता बनर्जी पर नाराज हो गए, क्योंकि ओवैसी का भी खाता बंगाल में इस बार नहीं खुला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में किसानों ने भाजपा को दी चेतावनी, अगर नहीं मानी हमारी बात तो यूपी में हराएंगे भाजपा को विधानसभा चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले कई महीनों से दिल्ली की
की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने 5 राज्यों के चुनावों से पहले घोषणा की थी कि वे बीजेपी को हराने के लिए लोगों से अपील करेंगे और केंद्र की असलियत लोगों को बताएंगे। और अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं मानी तो यूपी में हम भाजपा को चुनाव हराएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इसके लिए वह गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और भाजपा को वोट न देने की लोगों से अपील करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हारी है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव में भी हारेगी। इसलिए किसानों की बात बीजेपी मान ले और तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। तो किसानों ने यह बड़ा ऐलान और बड़ी चेतावनी भाजपा को दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक की भाजपा से की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए मोदी सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर ध्यान देने के बजाय सेंट्रल विस्टा परियोजना और प्रधानमंत्री का नया आवास बनाने में हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 13,450 करोड़ रुपए लगाए हैं, जबकि 45 करोड़ रुपए भारतीय नागरिकों के टीका लगाने पर खर्च भाजपा नहीं कर रही है और 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर भाजपा खर्च नहीं कर रही है, जिससे कि देश में कोरोना के हालात खत्म हो सके। तो राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ी मांग की है। देखते हैं भाजपा इस पर क्या एक्शन लेती है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में टीएमसी के जीतने के बाद जान बचाने के लिए असम पहुंचे 300-400 भाजपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। भाई आपको बता दें कि जब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीती हैं तब से लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। बीजेपी के कार्यालयों में आग लगाई जा रही है या फिर भाजपा विधायकों को भी मारा जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ममता बनर्जी के जीतने के बाद लगभग 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की अब तक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मौत कर दी है, जिसके बाद अब जान बचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम पहुंच गए। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल हिंसा को लेकर असम में 300 से 400 भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया है। तो किस तरह से जो है भाजपा के कार्यकर्ता डर गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्व आरबीआई गवर्नर का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कोरोना संकट के पीछे मोदी सरकार कमजोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना संकट को लेकर जिस तरह से भारत में स्थिति भयंकर बनी हुई है और लगातार मोदी सरकार पर लोग निशाना साध रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आज मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने लापरवाही और लीडरशिप को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 3 कारणों के कारण भारत में कोरोना उफान पर है और इसलिए कोरोना भारत में नहीं रुक रहा है, क्योंकि मोदी सरकार कोरोना रोकने में विफल है और वह पैसे खर्च कोरोना रोकने पर नहीं कर रही है, इसलिए प्रत्येक दिन लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ये बड़ा हमला जो है रघुराम राजन ने आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बत्रा अस्पताल के चीफ ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा नहीं जानते कौन चला रहा है देश। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच मेडिकल ऑक्सीजन का संकट भी गहरा हो चुका है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में जीवनदायिनी गैस वक्त रहने न मिलते पर मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बत्रा अस्पताल के प्रमुख ने कहा है कि उन्हें पता नहीं है कि चल क्या रहा है देश में, आखिरकार देश को कौन चला रहा है। उन्होंने कहा है कि ना तो देश में ऑक्सीजन है और ना ही कोरोना वैक्सीन है और ना ही देश में कोई इंतजाम है। मुझे लगता है कि देश मोदी चला रहे हैं या फिर जनता, हमें कुछ पता ही नहीं चला है। क्योंकि आपको बता दें कि बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लगातार कोरोना मरीजों की मौत हो रही है और इससे पहले भी 20 मरीजों की कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो चुकी है और इसी को लेकर बत्रा अस्पताल के चीफ ने मोदी सरकार पर आज बड़ा निशाना साधा है। इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज